नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर सेट थ्योरी की स्टार्टिंग करने वाले हैं और सेट थ्योरी की स्टार्टिंग करने में उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और उसकी यहाँ पर छोटी छोटी बातें होंगी जो कि सीबीएसई के 11th क्लास के हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर बातें होंगी। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी होता है वो सारा कवर करेंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सेट थ्योरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज सेट थ्योरी। व्हाट इज सेट थ्योरी? सेट थ्योरी आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, फिर आपको समझाने स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है और वो कुछ इस तरीके से है कि ए सेट इज द वेल डिफाइंड collection. A set is the well defined collection of object. अब देखिए यहां पर इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आता है कि a set is the well defined collection of object. आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आप उसका कलेक्शन कर लीजिए, लेकिन वो कलेक्शन आपके सामने वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करा, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करा जो कि वेल डिफाइन है, तो आप उसको यहां पर सेट कह दोगे। सेट का सिर्फ इतना सा मीनिंग है, लेकिन समझना पड़ेगा हमें यहां पर। अगर देखिए यहां पर आपके सामने ये वेल डिफाइन वाला वर्ड नहीं आता, अगर आपके सामने ये वेल डिफाइन वाला वर्ड नहीं आता तो आप क्या कहते हैं कि ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपके सामने कोई भी सेट जो है वो कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करिए, वो आपके सामने सेट बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसी बुक्स का कलेक्शन कर सकते हैं, स्टूडेंट का कलेक्शन कर सकते हैं, पेन का कलेक्शन कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज का कलेक्शन कर सकते हैं, एनिमल्स का कलेक्शन, ह्यूमन कलेक्शन। आपके सामने इस दुनिया में इनफाइनाइट सो मेनी थिंग्स है जिसका आप कलेक्शन कर सकते हैं। ये आपको समझ है? तो उस कलेक्शन को मैं कह देता कि वो यहाँ पर सेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेट बनने के लिए सबसे मेन कंडीशन आपके सामने आ गई कि ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप उसका कलेक्शन कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस चीज का भी कलेक्शन करोगे वो कलेक्शन आपके सामने वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड समझने वाली बात आएगी। हम लोग देखते हैं वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। अगर वेल डिफाइन को आप डिक्शनरी के हिसाब से करेंगे तो इसका मीनिंग आएगा आपके सामने। वेल का मतलब अच्छा, तो आप लिख सकते हैं यहां पर अच्छा, और डिफाइन का मतलब जिसे परिभाषित करा जा सकता हो, अच्छा परिभाषित। इस तरीके से इसका मीनिंग बनेगा और यहीं से आप लोग जो है अपना वर्ड बनाएंगे। क्या देखिए यहां पर आपके सामने ये लिखा हुआ है कि वेल मतलब अच्छा और डिफाइन मतलब परिभाषित, मतलब जिसको अच्छे से परिभाषित करा जा सकता हो। अच्छे से परिभाषित करने का मतलब जिसका डेफिनेशन आप काफी क्लियर से दे सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट नहीं होने का मतलब आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसका तुरंत जवाब दे देंगे, सोच के बता देंगे कि हाँ ये चीज आपके सामने सही है या फिर गलत है। डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। ये समझ आया? वेल डिफाइंड का अगर मैं इंग्लिश में ही मीनिंग देखूं तो इसको मैं कह सकता हूं यूनिवर्सल ट्रू। यूनिवर्सल ट्रू, ये यूनिवर्सल ट्रू वाला बात मैंने यहीं से लिया है, अच्छे परिभाषित से। यूनिवर्सल ट्रू से आप देख सकते हैं अच्छा परिभाषित, जिसको मतलब कोई भी आपके सामने क्लियरली उसको डिफाइन करा जा सकता हो। और यूनिवर्सल ट्रू का मतलब है वो यूनिवर्स में जितने भी पीपल हैं, अगर आप किसी से भी उस चीज के बारे में पूछेंगे तो वो हर आदमी एक ही चीज के बारे में कहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी किसी के बारे में कहे और कोई आदमी किसी के बारे में स्टेटमेंट कहे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी एक ही पॉइंट पे अड़ा हुआ है तो इस दुनिया में रहने वाले सारे के सारे पर्सन, सारे के सारे पीपल या फिर नेचुरल थिंग जो है वो उसी बात पे अड़ी रहेगी, उसके बारे में डाउट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से आपके सामने ये मीनिंग आता है कि आप जिस चीज का भी कलेक्शन कर रहे हो उस कलेक्शन के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो डाउट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे सीधा पूछा गया कि आप इस चीज का कलेक्शन कर सकते हो, तो आप ये देखो कि आप इस चीज का कलेक्शन करने में आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा। अगर आपको डाउट आ रहा है तो वो आपके सामने सेट नहीं बनेगा, और अगर आपको डाउट नहीं आ रहा तो आप उसका कलेक्शन कर लोगे और कलेक्शन करने के बाद वो आपका सेट बन जाएगा। तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जिस चीज का भी कलेक्शन कर रहे हो उसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि बताओ नेचुरल नंबर का अगर मैं कलेक्शन करूंगा तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो है आप किसी से भी पूछेंगे वो 1 कहेगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। आप इस यूनिवर्स में किसी से भी पूछ लीजिए कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होता है तो हर आदमी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसे ही कहेगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि 0 भी एक नेचुरल नंबर है या फिर यहाँ पर माइनस का 1 भी एक नेचुरल नंबर है, माइनस का 2 भी नेचुरल नंबर है, 1.5 भी नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हर आदमी नेचुरल नंबर के लिए 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको ही कहेगा। तो आपके सामने जब आपने नेचुरल नंबर का कलेक्शन करा तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन करने में कोई डाउट नहीं हुआ आपको। आपसे पूछा गया कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन करो, मतलब नेचुरल नंबर के बारे में लिखो, तो आपने सीधा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखते चले गए। आपने सोचा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रू है। इस दुनिया में रहने वाला हर एक पर्सन जो है वो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को ही बताएगा। ये आपको समझ आया? और भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स का कलेक्शन करो, मतलब आपके सामने जितने भी वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में उनका कलेक्शन करो। तो आप इंग्लिश अल्फाबेट में जानते हो टोटल लेटर 26 होते हैं, लेकिन उसमें से 5 जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे कि मुझे वॉवेल्स का कलेक्शन करना है तो हर आदमी यहाँ पर वॉवेल्स के कलेक्शन का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू इसे ही कहेगा। किसी को डाउट नहीं हुआ यहाँ पर ये कहने पे कि आपके पास सामने इसके अलावा भी कुछ और वॉवेल्स हो सकता था। ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं मिलेगा जो पी को वॉवेल्स बोल के चला जाएगा या फिर जो जेड को भी वॉवेल्स बोलेगा, ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं मिलेगा। आप किसी से भी पूछेंगे ये चीज यूनिवर्सल ट्रू है, क्योंकि आपके सामने सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 ही होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपके सामने ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवेल्स आ गए और ये यूनिवर्सल ट्रू था। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसे सेलेक्ट करने में। तो जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको सेलेक्ट करने में, तो आपने क्या करा, इनका कलेक्शन कर लिया। कलेक्शन करने का मतलब एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो एक जगह इकट्ठा करने पर आपके पास ये क्या बन गया, ये सेट बन गया। और जनरली हम लोग बचपन में बात भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में कि सेट बना लो। जैसे मान लो किसी दुकान वगैरह पे या किसी शॉप वगैरह पे कोई काम करता है तो वहां पे बोला जाता है कि एक काम करो 10-10 के पैक के सेट बना लो या फिर 20-20 के सेट बना लो या 50-50 के सेट बना लो, मतलब उन चीजों को इकट्ठा करके एक जगह रख लो। ये आपको समझ आया? तो ये वहीं से लिया गया है। आपके सामने ये जो सेट वर्ड आ रहा है मैथमेटिक्स में, ये वहीं से लिया गया है। बस यहाँ पर एक हल्का सा थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करा गया है और वो वर्ड यहाँ पर सिर्फ वेल डिफाइंड है कि आप किसी का भी कलेक्शन कर लोगे। जैसे मान लो मेरे सामने चौक है तो मैं चौक का कलेक्शन कर लूंगा, तो 10-10 चौक का मैंने कलेक्शन करा तो वो सेट बन गया। लेकिन यहाँ पर आपके सामने सेट बनने के लिए जिस चीज का मैं कलेक्शन कर रहा हूं वहां पर डाउट नहीं होना चाहिए, वो कलेक्शन आपके सामने वेल डिफाइन होना चाहिए और होता भी है। अगर आप मान लीजिए किसी शॉप में काम करते हैं, किसी मान लीजिए डस्टर की शॉप में आप काम करते हैं, तो वहां पर आपके सामने ऐसे करीब 10,000 20,000 से ज्यादा डस्टर है, तो आप क्या करोगे, वहां पर मान लो 10-10 का कलेक्शन करना है आपको, तो 10-10 का कलेक्शन करने पर आप ऐसे ही सारे के सारे 10-10 डस्टर का कलेक्शन करके उन्हें पैक कर लोगे। तो आपने क्या करा, 10-10 डस्टर का सेट बना लिया। अब यहां पर ये तो नहीं था ना कि आपने डस्टर के कलेक्शन में चौक भी डाल दिया, ऐसा तो नहीं था। अगर आप सिर्फ डस्टर का कलेक्शन ही कर रहे थे तो डस्टर का ही करोगे। अब वो काम चाहे आप करो फिर भी 10-10 डस्टर का ही कलेक्शन करोगे, मैं करूंगा मैं भी 10-10 डस्टर का ही कलेक्शन करूंगा। ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि आपने 10 कर दिया, सामने से भी रिक्वेस्ट 10 की आई थी और मैंने 12 पैक कर दिए या फिर 9 पैक कर दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मेरे को उसका कलेक्शन करना है तो 10-10 कलेक्शन ही करना पड़ेगा। मतलब ये वेल डिफाइंड है, ये यूनिवर्सल ट्रू है। अगर आपको पैक करके देना है डस्टर, मान लीजिए किसी कंपनी से निकलते हैं, वहां पर 10-10 के सेट ही निकलते हैं, तो जब तक ये उसकी पॉलिसी रहेगी तब तक वो 10-10 डस्टर का ही सेट निकालेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड था। जब भी आपसे पूछा गया कि आपको इसका कलेक्शन करना है तो कोई 9 कलेक्शन करके नहीं आ सकता या फिर कोई 11 डस्टर का कलेक्शन करके नहीं आ सकता। हर पीपल 10 डस्टर का ही कलेक्शन करके आएगा। तो यहां पर आपको उस डस्टर का कलेक्शन करने पर कोई डाउट नहीं हुआ, सिर्फ 10 का करना था, 10 का आपने कर लिया, तो ये चीज यहां पर वेल डिफाइन हो जाती है। और जैसे ही ये चीज आपकी वेल डिफाइन हुई तो आपने उनका कलेक्शन कर लिया और वो आपका सेट बन जाता है। तो ये यहां पर सेट का मीनिंग होता है। सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप जिस चीज का भी कलेक्शन कर रहे हो वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन होने का मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कहीं पर रहता हूं, दिल्ली में किसी क्षेत्र में, किसी शहर में, मतलब किसी भी
कॉलोनी में रहता हूं और मेरे से ये बोला गया कि बताओ इस कॉलोनी में आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी। अब बारिश होना या ना होना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है और नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम लोग अपनी जानकारी नहीं दे सकते। हो सकता है बारिश हो जाए या फिर हो सकता है बारिश ना हो। यहां पर आपके सामने डाउट क्रिएट होगा। अगर किसी ने भी बोला कि क्या आज बारिश हो सकती है, इट इज रेन टुडे, इट इज रेन टुडे, तो आपके सामने जब भी ये वाली बात आएगी तो आपके मन में डाउट रहेगा। हो सकता है अभी हो जाए, अभी धूप निकली है, सूरज निकल रहा है, हो जाए। हो सकता है 10 मिनट बाद बादल आ जाए, ना बारिश मतलब सूरज निकला है अभी ना हो, 10 मिनट बाद बादल आ जाए, बारिश हो जाए। तो यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है आपके मन में, कंडीशन क्लियर नहीं है। जब आपके सामने कोई कंडीशन क्लियर नहीं होती, आपके मन में डाउट क्लियर होता है, पैदा होता है, तो वो चीज यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी बंदे से पूछ लीजिए, मान लीजिए क्या बारिश हो सकती है, तो वो ऊपर देखेगा, धूप निकल रहा है, कह देगा नहीं होगी। और हो सकता है किसी दूसरे बंदे से पूछा कि आज बारिश हो सकती है, वो कह रहे हैं हाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों बंदों की जो आपके सामने आपने जितने भी लोगों से उसका कलेक्शन करवाया वो डिफरेंट था। तो डिफरेंट कलेक्शन होने के बाद आपके पास जो कंक्लूजन आया, आपके सामने जो रिजल्ट आया, कंक्लूजन को रिजल्ट बोलते हैं या रिजल्ट को कंक्लूजन, तो आपके सामने जो कंक्लूजन आया उसमें आपको डाउट रह गया, क्योंकि एक पर्सन ने बोला हो सकता है और अनदर पर्सन ने बोला नहीं हो सकता। तो यहां पर आपके सामने डाउट क्रिएट रह गया कि आप किसकी बात मानो। तो जब आपके सामने डाउट क्रिएट रह गया तो यहां पर ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं बन पाया, और जब ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं बन पाया तो आपके सामने आपने बारिश का कलेक्शन करा था कि आज बारिश हो सकती है, आप यहां पर बारिश का कलेक्शन कर रहे हो, तो बारिश का कलेक्शन आपके सामने वेल डिफाइंड नहीं बन पाया। और जब वेल डिफाइंड नहीं बन पाया तो ये सेट यहां पर ये सेट यहां पर नहीं बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सामने। जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे बचपन से बात होती है, ये छोटे छोटे बच्चे ज्यादा बोलते हैं कि इस क्लास में जो है सबसे होशियार लड़का ए नाम का है, मान लीजिए उसका नाम कुछ भी है, अमित है, सबसे ज्यादा वो होशियार है। अमित कहता नहीं सबसे ज्यादा होशियार तो पंकज है, या फिर किसी लड़की का नाम मान लीजिए सुमन है, कोमल है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपके सामने 4 लड़के हैं यहाँ पे, एक का नाम है अमित, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है राम और एक का नाम है कुछ भी, क्या लें, कोमल ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं, क्या लें नाम, मान लो शिवानी ले लेते हैं। ये हमारे पास अलग अलग लड़के हो गए। अब मान लो यहाँ पर आपके सामने किसी से पूछा गया कि बताओ इन 5 में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है। तो यहाँ पर सर्वे करा गया और सर्वे करने के बाद हमें ये पता चला कि जिसकी सबसे ज्यादा रैंक आती है, सबसे ज्यादा रैंक आने का मतलब जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज आती है वो सबसे ज्यादा होशियार माना जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बात हुई कि क्या नाम था इसका, राम। ये राम नाम का एक लड़का है जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज आती है, इसका स्कोर सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो पेपर हो। इसका मतलब आपका ये जो राम है वो क्या बन जाएगा, टॉपर बन गया। तो टॉपर बनने पर चारों आदमी ने क्या करा, इसी एक राम पे फिक्स हो गए, ये आपको समझ है। लेकिन राम के ऊपर बात आती है, राम कह रहे कि नहीं उसको, क्योंकि हर आदमी को अपने अलावा भी जैसे बोला जाता है ना कि मेरे अलावा कोई ना कोई और होशियार है, मैंने कहीं ना कहीं से तो कोई चीज सीखी ही है, अब मैंने जहां से वो चीज सीखी है तो वो वो तो मेरे से ज्यादा होशियार होगा। और मतलब यहाँ पर राम भी आप कह सकते हैं कि हर आदमी अपने आप को होशियार नहीं मानता। अगर आप मेरे से कहोगे कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं क्योंकि मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूंगा नहीं, मैंने जहां से अपने सर से सेट थ्योरी पढ़ा वो मुझसे ज्यादा होशियार है। ये आपको समझ आया, उन्होंने जहां से पढ़ा है उनसे ज्यादा होशियार वो है, फिर उन्होंने जहां से पढ़ा उनसे ज्यादा होशियार वो है। तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। राम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। हो सकता है राम यहाँ पर कोमल को कह दे, हो सकता है कोमल भी खुद ना माने, वो कह दे नहीं कि मैं नहीं हूं क्योंकि मेरे से ज्यादा नॉलेज तो, एक्स्ट्रा नॉलेज तो इसको है, क्या नाम था इसका, अमित को, वो अमित को कह दे। तो यहाँ पर आपके सामने जो टैलेंटेड पर्सन वाली बात आ गई, वहां पर डाउट रह गया, क्योंकि कोई भी आदमी हो सकता है किसी आदमी की नजर में कोई टैलेंटेड हो, किसी आदमी की नजर में कोई टैलेंटेड हो। यहां से एक एग्जांपल भी आता है जैसे बेस्ट क्रिकेटर का। तो बेस्ट क्रिकेटर का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो हो सकता है कोई आदमी सचिन तेंदुलकर को कहे, कोई हो सकता है MS धोनी को कहे, या हो सकता है कोई विराट कोहली, या फिर किसी मतलब आउटसाइडर क्रिकेटर को कहे, किसी इंडिया से आउटसाइडर को। तो आपके सामने हर आदमी जो है वो अलग अलग अपनी चॉइस देगा, कोई आदमी एक फिक्स पे नहीं रह सकता। मेरी नजर में सचिन हो सकता है, आपकी नजर में धोनी हो सकता है, किसी और की नजर में विराट हो सकता है। तो यहाँ पर डाउट क्रिएट हो रहा है। आप किसी एक
कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। हर आदमी का रिजल्ट, हर आदमी का कंक्लूजन, हर आदमी की राय अलग अलग थी। तो जब हर आदमी की राय अलग अलग थी तो आपके मन में डाउट रह गया। अभी भी आपको ये चीज पता नहीं चल पाया कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन था, सबसे बेस्ट कौन था, क्योंकि कोई इसे कहेगा, कोई इसे कहेगा, कोई इसे कहेगा, पूरा का पूरा यूनिवर्स किसी एक बात पे नहीं आ पाया। तो जब आपके मन में डाउट रहेगा, क्योंकि कोई उसको कहेगा, कोई उसको कहेगा, कोई उसको कहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे बेस्ट कौन है। अब आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो हो सकता है सबसे ज्यादा 6 किसी ने मारे हो, या हो सकता है सबसे ज्यादा 4 किसी ने मारे हो, या फिर हो सकता है सबसे ज्यादा रन किसी ने लिए हो। तो ऐसे बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है आपके सामने। तो जब डाउट क्रिएट हो रहा है तो ये अगर आप किसी बेस्ट क्रिकेटर का कलेक्शन करना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है, तो आपके सामने ये सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके मन में डाउट रह गया, क्योंकि बेस्ट वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं बन पाया। इस दुनिया में कोई भी बेस्ट नहीं होता, हर बाप का एक बाप होता है। तो उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर जो ये बेस्ट वर्ड था वो वेल डिफाइंड नहीं बन पाया, तो आप जो बेस्ट क्रिकेटर का कलेक्शन कर रहे थे तो वो आपके सामने सेट नहीं बन पाया। ये आपको समझ आया? तो ये क्या बोलते हैं इसे, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर जो है वो सेट नहीं बन पाएगा। तो ये यहाँ पर सेट का जो था वो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर इसकी एक समरी दें 1 मिनट की, तो सिर्फ इतना सा इसका मीनिंग है कि जो सेट होता है, तो अ सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर लो, लेकिन वो कलेक्शन आपके सामने वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब वो यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रू होने का मतलब उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ है? तो ये यहां पर सेट का मीनिंग था जो अब तक हमने आपको बताया। एक सेकंड, क्लियर आ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन से, जहां पर इसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसे रफ कर दे, ठीक है? या फिर पहले डेनोशन पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेट को किस तरीके से डेनोट करा जाता है। देखिए, पहले हम लोग डेनोटेड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सेट को किस तरीके से डेनोट करा जाता है। देखिए यहाँ पे डेनोशन पॉइंट या डेनोटेड पॉइंट, डेनोटेड ऑफ सेट लिख दो सीधा, डेनोटेड ऑफ सेट, कि हम लोग किसी सेट को किस तरीके से डेनोट करेंगे। ये आपको समझ आया? तो देखिए इसके कुछ स्टेप है जहां पे आपको उन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा देखिए, स्टेप को फॉलो करने का मीनिंग ये होता है कि जो सेट के ऑथर थे, ऑथर समझ रहे हो ना, जो ऑनर थे इनके, जिन्होंने हमें सेट थ्योरी के बारे में बताया था, वो थे शायद जॉर्ज जे कैंटर थे। जॉर्ज जे कैंटर ऐसी थे वो, कैंटर तो मेरे को फिक्स पता है, शायद जॉर्ज जे थे, उनका प्री नेम जॉर्ज जे था। तो कैंटर ने जब सेट थ्योरी का यहाँ पे अपना मतलब दिया था कि सेट थ्योरी किस तरीके से करी जाएगी, जैसे न्यूटन ने कैलकुलस और एक और थे वो लेबनिज ने, तो उसी तरीके से जब कैंटर ने सेट थ्योरी हमें दिया था तो उन्होंने अपने इसको डेनोट करने में अपने कुछ स्टेप फॉलो करे थे कि जब मैं आगे की लाइफ में, आगे की जो मेरी फ्यूचर में जो भी पॉपुलेशन होगी या फिर हमारे जो भी पीपल होंगे, वो क्या करेंगे कि सेट थ्योरी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे। क्यों? अब देखिए, आपके सामने जब भी किसी सेट थ्योरी को लिखा होगा, पहले मैं लिख देता हूं या पहले समझा देता हूं। देखिए, आपके सामने सेट थ्योरी को जिस तरीके से फॉलो करा जाएगा वो आप उस तरीके से आप भी कर रहे हो, उस तरीके से मैं कर रहा हूं। रीजन ये होता है कि हम लोग जो है कैंटर को ऑनरशिप देते हैं। ऑनर देने का मतलब उन्होंने सेट थ्योरी के बारे में हमें बताया है, तो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने फॉलो करा था, सेम उसी तरीके से वही चीज हम फॉलो करेंगे उनको ऑनर देने के लिए, क्योंकि वो फादर है सेट थ्योरी के। ये आपको समझ आया? तो सेम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। वही आपके पास 3-4 स्टेप आएंगे, उसको ऐसे डेनोट करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो यहाँ पर कोई समझने वाली बात नहीं होती, सिर्फ आपको देखना है कि हाँ, इसको अपने माइंड में रखना है कि आपको सेट थ्योरी इस तरीके से डेनोट करना है, इस तरीके से करना है। कोई पूछ ले, सामने वाला बंदा रीजन पूछ ले कि आपने ऐसे ही क्यों करा, तो उसका रीजन आप ये दोगे कि हम लोग जो है कैंटर को ऑनरशिप देने के लिए, ऑनर देने का मतलब वो फादर थे सेट थ्योरी के, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनका हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं कि वो फादर है सेट थ्योरी के, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग जो है सेट को एक इसी खास तरीके से डेनोट करते हैं। और वो डेनोटेड पॉइंट देखिए क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कि एलिमेंट्स,
अच्छा, एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आपने जो जिस जिस चीज का कलेक्शन करा है, आपने जिस जिस चीज का कलेक्शन करा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर आपके सामने कोई एलिमेंट्स बोलेगा तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आपने जिस क्वांटिटी का कलेक्शन करा है, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटी, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब तो आप समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि आपको एक पेन का कलेक्शन करना है, एक पेंसिल का कलेक्शन करना है, एक रबड़ का कलेक्शन करना है, तो ये जो पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब क्या है? ये क्वांटिटी है, तो इन्हीं को एलिमेंट्स कहा जाएगा। एलिमेंट्स का मतलब कि आपके सामने चाहे वो पेंसिल हो, रबड़ हो, पेन हो, आप जिस चीज का कलेक्शन कर रहे हो वो आपके सामने एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए आप डस्टर का कलेक्शन कर रहे हो तो डस्टर एलिमेंट है, चौक का कलेक्शन कर रहे हो तो चौक एलिमेंट है, आप जिस चीज का भी कलेक्शन कर रहे हो वो आपका एलिमेंट है। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर ये आता है कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, कि आपको उसके अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। कॉमा से सेपरेट करना आपके लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपने अलग अलग चीजों का कलेक्शन किया है। आपने एक पेंसिल का कलेक्शन करा है, मान लीजिए आपने यहां पर एक पेंसिल का कलेक्शन करा, एक पेन का कलेक्शन करा और एक रबड़ का कलेक्शन करा। ये आपको समझ आया? अब यहां पर सॉरी, अभी तो मैंने आपको पूरा बताया नहीं है, तो आप यहां पर इनको अलग अलग कॉमा से सेपरेट करोगे। कॉमा से सेपरेट करने का मतलब एक कलेक्शन आपके सामने मान लीजिए 10-12 या फिर कितने भी पेन रखे होंगे, आपने उसमें से कोई एक पेन का कलेक्शन कर लिया। ये आपको समझ आया? आपके सामने ऐसी कुछ भी बहुत सारी पेंसिल्स होंगी, आपने उस पेंसिल्स में से एक पेंसिल का कलेक्शन कर लिया। आपके सामने ऐसे बहुत सारे रबड़ होंगे, उस रबड़ में से आपने एक रबड़ का कलेक्शन कर लिया। दो का भी कर सकते हो, वो तो जैसे सामने वाला बोलेगा कि आपको 2-2 का कलेक्शन करना है, 10-10 का करना है, 20-20 का करना है या फिर एक-एक का कलेक्शन करना है, तो वो तो सामने वाले के क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। बस एक समझाने वाली बात यह है कि आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा था उस ऑब्जेक्ट में से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर लिया, तो वो यहां पर ये मीनिंग था। अब देखिए यहां पर कॉमा से सेपरेट हमने इसलिए करा क्योंकि अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो हमारे पास पेंसिल और पेन एक साथ आ जाता। तो पेंसिल और पेन एक साथ आ जाता अगर, तो मान लीजिए आपके सामने कोई एक बॉक्स है, समझाने के लिए आपके सामने कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में तीनों चीजें जानी है, पेंसिल भी जाएगी, पेन भी जाएगा और रबड़ भी जाएगा। लेकिन बॉक्स में की कुछ कंडीशन है कि बॉक्स में ऐसे जाएगा जहां पर एक अलग पैकेट में पेंसिल होगा, एक अलग पैकेट में पेन होगा और एक अलग पैकेट में रबड़ होगा। ये आपको समझा? आपने दुकान किसी, मान लीजिए आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हो तो वहां पर आप देखते भी होगे कि उसका पेन का पूरा कलेक्शन अलग होता है, उसके रबर्स का जो कलेक्शन होता है उसका बोर्ड अलग होता है, मतलब उसका टेबल कह सकते हो वो अलग होता है, टेबल दीवार पे जो भी लगा होता है वो अलमारी सी टाइप की छोटी सी वो अलग होता है, रबड़ का पूरा कलेक्शन अलग होता है। अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना वो कि पेंसिल भी एक जगह रख दे, मान लीजिए उसके पास एक या पूरा का पूरा दीवार है, इस दीवार पे ये अलग अलग कॉलम लगे हुए हैं, आपके सामने ये अलग अलग। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो यहीं पर पेन रख दे, यहीं पर पेंसिल रख दे, यहीं पर रबड़ रख दे, फिर यहाँ पर भी पेन रख दे, पेंसिल रख दे, रबड़ रख दे। तो ऐसा करने में तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब मान लीजिए कोई उसके पास कोई खरीदने आया कोई, मान लीजिए पेंसिल वगैरह, तो वो कहाँ ढूंढता फिरेगा कि यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। ये आपको समझ आया? अगर हर एक चीज का अलग अलग होगा कि ये पेंसिल का अलग है, ये पेन का अलग है, ये रबड़ का अलग है, ये शार्पनर का अलग है, तो उसके सामने अगर कोई खरीदने आएगा तो वो सीधा रबड़ की उस पे जाएगा कॉलम पे और उसको निकाल के दे देगा उसको। क्या आपको समझ आया? तो यहां पर आपके सामने कॉमा से सेपरेट करने का मीनिंग ये होता है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि आपके सामने जो क्वांटिटी लिखी है वो क्वांटिटी अलग अलग है। तो इस पूरे से बोलने का सिर्फ एक कंक्लूजन आता है कि कॉमा सेपरेट करने का मीनिंग होता है कि आपके सामने जो क्वांटिटी लिखी है वो क्वांटिटी अलग अलग है। यहां पर अगर पेन रखा हुआ है तो ये सिर्फ पेन रखे हुआ है, यहां पर पेन की पूरे का पूरा यूनिवर्स है, यहां पर पेंसिल मिक्स नहीं हो सकता, ये अलग है पूरा पेन। यहां पर अगर पेंसिल रखा हुआ है तो ये पूरा पेंसिल का कॉलम अलग है, यहां पर अगर रबड़ रखा हुआ है तो ये पूरा रबड़ का कॉलम अलग है, और उसी तरीके से यहां अगर शॉर्पनर रखा हुआ है तो पूरा शॉर्पनर का कॉलम अलग है, मिक्सअप नहीं हो सकता। तो उसी मिक्सअप को अलग अलग सेपरेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है और ये क्वांटिटी अलग है, हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमा से सेपरेट
सेपरेट करते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन लिखा है कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, कि आपके सामने जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो कॉमा से सेपरेट करे जाते हैं। तो ये आपको समझ आया। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये कह सकते हो आप कि एलिमेंट्स आर written by small letters of English alphabet, कि आपके सामने जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में लिखे हुए होंगे। स्मॉल लेटर्स में लिखे होने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर आपके सामने मान लीजिए पेन पेंसिल का कलेक्शन है तो आप स्मॉल पी बनाओगे, स्मॉल ई बनाओगे, स्मॉल एन, स्मॉल सी, स्मॉल आई, स्मॉल एल, फिर कॉमा लगाओगे और फिर स्मॉल पी, फिर स्मॉल ई, फिर स्मॉल एन। ऐसे नहीं कहना चाह रहा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने मान लीजिए कोई एलिमेंट्स रखे हुए हैं और वहां पर वो अल्फाबेट की बात कर रहा है। अल्फाबेट की बात करने का मतलब हो सकता है वो वोवेल्स का कलेक्शन पूछ रहा हो सकता है वो कॉन्सोनेंट का कलेक्शन पूछ रहा हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कि जे अल्फाबेट से पहले कितने कलेक्शन आते हैं, कितने अल्फाबेट आते हैं। हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कि वाई अल्फाबेट के बाद कितने अल्फाबेट आते हैं। हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कि डी और एफ के बीच में कितने कलेक्शन आते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर जो भी आपके सामने हो रही हैं, तो यहाँ पर मैं एक फिक्स इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा हूं। तो जब मैं एक फिक्स इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके सामने डी और जी के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं, आपको उसे लिखना है। तो डी और जी के बीच में आपके सामने डी के बाद ई आता है, ई के बाद आपके सामने एफ आता है, एफ के बाद जी आ जाएगा। दोनों के बीच के लिखने थे तो आपने यहां पर ई और एफ लिख दिया। तो ई और एफ लिखने का मतलब आप क्या कर रहे हो कि उसे एक स्मॉल लेटर से लिख रहे हो। ये आपको समझ आया? स्मॉल लेटर से आपने उसको यहां पर लिख दिया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, मान लीजिए आपने किसी का नाम लिखा है और वो नाम यहां पर मान लीजिए अमित है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्मॉल ए लगाओगे, स्मॉल आई, स्मॉल टी। हो सकता है जब आप उसका सेट बनाओ तो आप कैपिटल ए, कैपिटल एम, कैपिटल आई, कैपिटल टी लिख दो। वहां नहीं बोलना। ये बात सिर्फ उसी जगह लागू हो रही है जहां पर हम लोग एक फिक्स इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख भी लेते हैं, दिस इज वैलिड ओनली फॉर इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपके सामने सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के लिए वैलिड है। अगर आप किसी अनदर उस पर बात करते हैं तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। ये आपको समझ आया? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप सिर्फ अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, उसी में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो ये वही वैलिड होगा। बाकी ऐसा नहीं कि अगर आप किसी का नाम लिख रहे हो तो वहां पर ये वैलिड हो, नहीं, वहां पर आप कैसे भी लिख सकते हो। ये आपको समझ आया? उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है, यहां पर सबसे मेन पॉइंट है, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहां पर आपके सामने मतलब मैथमेटिक्स में 3 टाइप के आपके सामने ब्रैकेट एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्मॉलेस्ट ब्रैकेट आता है, छोटे वाला ब्रैकेट। फिर उसके बाद आपके पास मिडल ब्रैकेट आता है, मिडल का मतलब ये कर्ली वाला ब्रैकेट। और फिर आपके सामने एक लार्जेस्ट ब्रैकेट आता है, ये स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट। इसको सर्कल ब्रैकेट भी कहा जाता है, सर्कल ब्रैकेट, या फिर इसको स्मॉलेस्ट ब्रैकेट भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट। ये आपको समझ आया? ये बीच वाले को यहां पर कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, कर्ली ब्रैकेट, या फिर इसको मिडल ब्रैकेट भी कहा जाता है। और ये जो आपके सामने मिडल ब्रैकेट, और ये जो आपके सामने ये नीचे वाला है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है, या फिर इसको लार्जेस्ट ब्रैकेट भी कहा जाता है। ये आपको समझ है? तो यहां पर जो सेट की बात हो रही है, सेट में आपको क्या करना है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो कर्ली ब्रैकेट से करनी है। तो कर्ली ब्रैकेट करने का मतलब जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे कि आप मान लीजिए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स का कलेक्शन करते हो, तो सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स का कलेक्शन करने पर आपके पास 5 आएंगी टोटल चीजें।
A, E, I, O और U, ये 5 कलेक्शन आएंगे। हर एलिमेंट्स को हमने स्मॉल लेटर से डिनोट करा है। ये बात आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो स्मॉल वर्ड्स में लिखे हुए हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट है। ये देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट है। उसके बाद हमें क्या करना है थर्ड में कि इसको कर्ली ब्रैकेट यहां पर लगाना है। स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमको यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब यहां पर कर्ली ब्रैकेट और यहां पर कर्ली ब्रैकेट। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर सेट का थर्ड पॉइंट था कि आपको जब आप उसको सारे एलिमेंट्स को लिख लो तो आप क्या कर लो, दोनों तरफ उसके कर्ली ब्रैकेट लगा दो। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर इसका थर्ड स्टेप था। बाकी देखिए कर्ली ब्रैकेट लगाने के पीछे रीजन वही है क्योंकि जो कैंटर थे उन्होंने क्या करा था, जब इस एलिमेंट्स को लिख रहे थे, जब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, सेट थ्योरी का वो दे रहे थे, जो सेट थ्योरी बना रहे थे, कुछ भी कह सकते हो आप, जब वो सेट थ्योरी की रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने क्या करा था, वहां पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करा था। तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो ऑनर है इस चीज के, वो फादर हैं, तो उसको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग आज तक कर्ली ब्रैकेट का यूज करते आते हैं। और अपने लाइफ में जब तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक हम लोग कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे अगर कहीं पर सेट की बात हो रही है तो। ये आपको समझ आया? अगर हम लोग ऐसा ना करें, अगर हम लोग किसी को ऑनर ना दें, मान लीजिए हम लोग नहीं देते ऑनर, तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो हो सकता है कि कोई आदमी किसी सेट को इस स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट कर ले, हो सकता है कोई आदमी किसी को इस कैपिटल लेटर से डिनोट कर ले, हो सकता है कोई इस कर्ली ब्रैकेट से करे, या हो सकता है कोई यहाँ पर ब्रैकेट लगाए ही ना। तो फिर हमारे मन में डाउट क्रिएट रहेगा। हम कैसे पता लगा पाएंगे कि जो चीज हमारे सामने लिखा हुआ है वो एक सेट है? तो जब हमको यहाँ पे नहीं पता चलेगा तो फिर हम सेट के बारे में कोई और आगे बात कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड को फॉलो करते हैं और उसके ऑनर को रेस्पेक्ट भी मिल जाता है उससे, और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ये यहाँ पे इसके पीछे का रीजन है। कोई पूछे तो बता दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है, ये भी इसके ऊपर भी स्टार लगा लीजिए वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये आता है कि डेनोटेड बाय सेट इज डेनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो सेट होता है उसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डेनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पूरा का पूरा सेट लिख लिया, तो पूरा सा पूरा सेट लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसको कैपिटल लेटर से डेनोट करोगे। कैपिटल लेटर से डेनोट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी आपने सेट ऑफ वॉवेल्स का कलेक्शन लिया था, तो सेट ऑफ वॉवेल्स के कलेक्शन में आपने ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारा का सारा यहाँ पर आपने लिया था। तो आप क्या करोगे, आपने इसके एलिमेंट्स को सबसे पहले तो कॉमा से सेपरेट करा, सारे के सारे एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सबसे लास्ट में मेरे को क्या करना है, मैं इस पूरे के पूरे सेट का कोई ना कोई नाम दे दूंगा, और वो नाम क्या होगा, कोई भी कैपिटल लेटर, किस चीज का, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो भी सेट लिखा हुआ है मैं इसका एक नाम दे दूंगा। मान लीजिए मैंने ए दे दिया, हो सकता था मैं बी दे दूं, या हो सकता था मैं सी दे दूं, या हो सकता था मैं यहाँ पर इसका नाम जेड दे दूं। मैं उसका नाम कुछ भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बस इतना सा मेन है कि आपके सामने इस सेट को जो है, ये पूरा का पूरा जो सेट है इसको जो है डेनोट करा जाएगा एक कैपिटल लेटर से। वो कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का होगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर सेट का डेनोशन पॉइंट था, आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ भी आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सेट के पहले एक छोटा सा पॉइंट और आता है, सेट के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करनी है हमें। वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पर्पस से भी, और आप लोग आगे अब जितनी भी आगे पढ़ाई करेंगे 11, 12, बीएससी, जो भी आगे आप बीटेक वगैरह जो भी करेंगे, अगर वहां मैथमेटिक्स का यूज होता है तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको काफी अच्छे से आनी चाहिए, और हर जगह वही रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक वर्ड आता है बिलोंग्स टू। तो हम लोग बिलोंग्स टू का मतलब देख लेते हैं। बिलोंग। अच्छा, बिलोंग टू का अगर मतलब आप किसी से भी पूछें तो यहाँ पर क्वांटिटी आती है बिलोंग।
बिलोंग का मतलब होता है कि वो उस क्वांटिटी, वो उस एरिया से बिलोंग करता है, वो उस एरिया से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक परफेक्ट एरिया से बिलोंग करता हूं, तो परफेक्ट एरिया से बिलोंग करने का मतलब मैं वहां रहता हूं। ये आपको समझ आया? मेरा ये कह सकते हैं घर वहां पर है, या फिर कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा जहां पर मैं उस जगह से कनेक्ट होऊंगा। ये आपको समझ आया? मान लीजिए आपके सामने चौक का कलेक्शन करता हूं, तो आपके सामने डिफरेंट कंपनीज की चौक आती हैं। तो जब डिफरेंट कंपनीज की चौक आती हैं, तो जो मेरे सामने एक, जैसे मान लीजिए मैं लिख के समझाता हूं, ये आपके सामने हमने क्या करा, चौक का CHALK, हमने चौक का कलेक्शन करा। चौक के कलेक्शन में आपके सामने 3 कंपनी है, एक कंपनी, 2 और आपके सामने टोटल 3 कंपनी है। तो आप लोग यहाँ पर अब मेरे सामने ये जो चौक रखी हुई है, मान लीजिए वो किसी ना किसी एक कंपनी से बिलोंग करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये चौक यहां से भी बनी है, ये चौक यहां से भी बनी है, ये चौक यहां से भी बनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक चौक किसी ना किसी एक ही कंपनी से आई होगी। तो हो सकता है मेरी ये वाली चौक इस वाली कंपनी से आई हो, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली चौक बिलोंग कर रही है कहां पे, इस जगह से, क्योंकि ये बिलोंग कर रही है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन है यहाँ पर। और वो कनेक्शन क्या है कि वो यहाँ पे बनी है। ये आपको समझ आया? मेरा कनेक्शन है उस एरिया से, क्योंकि मैं उस एरिया में रहता हूं। ये आपको समझ आया? तो उसी तरीके से इस बोर्ड का इस दीवार के साथ ये कनेक्शन है कि ये जो बोर्ड है वो इस दीवार पे कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये बोर्ड जो है इस दीवार पे बिलोंग करता है। बाकी इस कमरे में 6 दीवार और है, 6 का मतलब ये उसके सामने, बगल वाली, इधर वाली, ऊपर नीचे, वहां बिलोंग नहीं करता। वो सिर्फ एक परफेक्ट इस दीवार पे ही बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग वाली कंडीशन होती है कि अगर कोई क्वांटिटी वहां एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब आपके सामने जो भी बिहेवियर आ रहा है, जो भी एलिमेंट्स या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट उस एरिया में एग्जिस्ट करता है, मतलब वहां पर रहता है, वहां पर उसका अस्तित्व है। ये आपको समझ आया? तो यहां पर इसका सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। तो इसका जो सिंबल होगा वो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन। सिंबल जो होता है बिलोंग्स टू का, वो एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ABCD ये सब चलता है, फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये सब चलता है। तो वैसे ग्रीक कंट्री जो है वहां पर ABCD नहीं चलता, वहां पर अल्फा, बीटा, C फॉर कुछ होता होगा, डेल्टा, फिर E फॉर एप्सिलॉन, फिर F फॉर भी कुछ होता होगा, G फॉर गामा, इस तरीके से चलता रहता है। आपको समझ आया? तो वो ग्रीक वर्ड का एक यूज है एप्सिलॉन, सॉरी ग्रीक वर्ड का एक लेटर है एप्सिलॉन। तो हम लोग एप्सिलॉन का इसको बिलोंग करते हैं, जहां पर एप्सिलॉन को इस तरीके से लिखा जाता है, जो आपके सामने E होता है ना, E, उसको इस तरीके से, E इस तरीके से। या आपको समझ, आप ऐसे बोल सकते हो कि E को हल्का सा और घुमा दो तो ऐसा कुछ बनेगा। तो आपके सामने ये एप्सिलॉन हैगा। एप्सिलॉन किस चीज का सिंबल होता है? एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ये आपको समझ आया? तो यहां पर आपके सामने ये बिलोंग्स टू का मीनिंग था। बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी कहीं पर एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है यहाँ पर 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 5 का मैंने यहाँ पर सेट लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने मान लीजिए 1 की बात करी, तो क्या 1 जो है वो इस क्वांटिटी में बिलोंग कर रही है? क्या 1 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, कर रहा है। इसका मतलब 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पर? इस वाले सेट 1 2 3 4 5 में। अगर इस सेट का कोई नाम होगा A, तो इसका मतलब है 1 जो है वो बिलोंग कहां कर रहा है? A में। ये आपको समझ आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट लिखने से अच्छा है मैंने उसका एक नाम दे दिया, वो नाम A है। इसका मतलब 1 जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है? A में। उसी तरीके से 2 जो है वो, देखिए अब 2 जो है वो इस A में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2 बिलोंग कर रहा है A में। उसी तरीके से 3 बिलोंग कर रहा है A में, 4 बिलोंग कर रहा है A में, और 5 भी बिलोंग कर रहा है A में। लेकिन बात अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 की हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये 6 आपके सामने क्वांटिटी लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये जो 6 डाटा लिखा हुआ है, ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है, कुछ भी बोल सकते हो। तो आपके सामने ये जो 6 यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ बिलोंग नहीं करता, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये वाला डाटा 6 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब 6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा कहां पर? A में। ये आपको समझ आया? तो ये इसके पीछे का यहाँ पे बिलोंग्स टू का इंट्रोडक्शन पार्ट था। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पर 0 जो है वो भी बिलोंग नहीं कर रहा, 4 पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखिए
बिलोंग कर रहा था तो इस तरीके से लगाया, और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ऐसे करके क्या करूंगा, कट कर दूंगा। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से 4.5 जो है वो क्या कर रहा है, वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा कहां पर, ए में। ये आपको समझ आया। तो ये यहां पर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट था किस चीज का, बिलोंग्स टू का। आगे बढ़ते हैं जहां पर इसमें हम लोग इसके अब करते हैं रिप्रेजेंटेशन वाली बात। इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। इसको रफ कर दें। देखिए सबसे लास्ट टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन वाला चल रहा है। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। बहुत ज्यादा आसान है, पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो समझ आएगा काफी ज्यादा अच्छा, इस चीज की गारंटी मेरी है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं, इसलिए। रीजन देखिए यहां पर, रीजन बोल रहा हूं, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि अगर आपके सामने कोई भी सेट लिखा हुआ है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा। अब देखिए यहां पर सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। सबसे पहला तरीका जो होता है, आप उसको रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं। तो यहां पर मैं स्लैश करके मेथड भी लिख दे रहा हूं। इसी रोस्टर मेथड का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म या फिर टेबुलर मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं स्लैश करके मेथड भी लिख दे रहा हूं। और दूसरा तरीका होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आप इसको यहां पर मेथड भी कह सकते हो। और इसी का अगला तरीका होता है प्रॉपर्टी मेथड। सिर्फ नाम चेंज है, बाकी काम वही है। देखिए सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जहां पर सबसे पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि ये एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। जैसे मान लीजिए किसी का घर का नाम राम है, स्कूल का नाम श्याम है। उसी तरीके से सेट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, जहां पर उसका नाम होगा सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम लोग प्रॉपर्टी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये आपको समझ आया। सबसे पहली बात यहां पे रोस्टर फॉर्म की होगी, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, उसको समझना। रोस्टर फॉर्म का मतलब यह होता है कि आपके सामने जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सेट में, रोस्टर फॉर्म का मीनिंग होता है कि आपके सामने सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, अगर मैं उन एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दूं, अगर मैं उन एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिख दूं, तो इसका मतलब मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि आप लोग अभी बहुत बिगनर्स हो, 11th क्लास का स्टूडेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा बेसिक पे होता है, उसको अभी इतनी नॉलेज नहीं होती, वो इतना उसका माइंड इतना अच्छा नहीं होता। तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि आपके सामने जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं उनको कॉमा से सेपरेट कर दूं, तो वो रोस्टर फॉर्म का मीनिंग होता है यहां पर। ये आपको समझ आया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे किसी ने बोला कि आप क्या करिए, इस बार वॉवेल से नहीं लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि आप एक हफ्ते में जितने भी दिन आते हैं उनका कलेक्शन करिए। तो आपको पता है संडे से लेकर सैटरडे तक के जितने भी दिन आते हैं उनका आपको कलेक्शन करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले संडे लिखोगे, पूरा लिख देना SUNDAY। फिर उसके बाद क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। फिर क्या करोगे, मंडे MONDAY, फिर वही पूरा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ये आपको समझ आया। आपने क्या करा, उन सारे जो भी आपके पास दिन आते थे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपने उन सबके नाम यहां पर लिख दिए। ये आपको समझ आया। नाम लिखने के बाद आपने क्या करा, उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखा। कॉमा से सेपरेट करने का मतलब संडे अलग लिख दिया, मंडे अलग लिख दिया। मतलब ये कॉमा सेपरेट करने का मीनिंग जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट के डायनोस्टेड पॉइंट में भी यही आ रहा था कि सेट को अलग अलग, सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। तो वही सेम टू सेम बात यहां पर है कि अगर किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है या फिर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर अलग अलग कॉमा से सेपरेट होके लिखे हैं, इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर संडे अलग है, मंडे अलग है, ट्यूसडे
ट्यूसडे अलग है, वेडनेसडे अलग है, थर्सडे अलग है, फ्राइडे अलग है, सैटरडे अलग है। तो कॉमा से सेपरेट करने का ये मीनिंग होता है। तो अगर कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट अगर अलग अलग कॉमा से सेपरेट होके लिखे हैं, इसका मतलब वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। बाकी सेट की कंडीशन कि इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, एलिमेंट्स को स्मॉल फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन मेरे को नाम लिखने से अच्छा था। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर क्या लिखना था, SUNDAY, पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखनी थी, लेकिन मैंने पूरी स्पेलिंग ना लिख के एक नाम लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के कैपिटल लेटर में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को पूरा लिखना है SUNDAY, तो वो पूरा ना लिखने से अच्छे के लिए मैंने सबका फर्स्ट लेटर, जो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, उससे लिख दिया। वरना कोई ये ना सोचे कि अभी तो मैंने ये बताया था कि सेट के अंदर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन अब मैं कैपिटल लेटर से लिख रहा हूं। नहीं, ये एक नाम है, सैटरडे अलग नाम है, फ्राइडे अलग नाम है। तो ये जब किसी के नाम है तो उनके नाम को कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिखा है, वरना मुझे पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ती। चलिए मान लीजिए मैं लिख देता हूं, किसी के मन में हो सकता है डाउट आ रहा हो, तो मैं पूरा का पूरा नाम लिख देता हूं। यहाँ पर नाम चलेगा SUNDAY संडे, ये अलग हो गया। फिर MONDAY मंडे अलग हो गया। फिर TUSDAY ट्यूसडे अलग, फिर वेडनेसडे अलग, फिर उसी तरीके से यहाँ पर थर्सडे अलग, फिर यहाँ पर फ्राइडे अलग, फिर यहाँ पर सैटरडे अलग। ये आपको समझा? तो ये उनके अलग अलग मैंने नाम लिख दिए हैं, तो ये इस तरीके से कह सकते हैं। हाँ, कॉमा से अलग अलग सेपरेट करके लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं या फिर मैं टेबुलर फॉर्म की बात कर रहा हूं, दोनों में सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, वो हमने कर दिया यहाँ पर। ये आपको समझ आया? इसी तरीके से मान लीजिए जैसे 4 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है, तो आप जानते हो 4 से छोटे नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। तो जब 4 से छोटे नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 होते हैं, तो आप यहाँ पर 1 का, 2 का और 3 का कलेक्शन कर लो। उसके बाद इसे किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। तो 1 2 3 को जब कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे तो आप क्या करोगे, इसको मान लीजिए B नाम से मैंने डिनोट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में लिखा था, इसका मतलब मैंने हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर करके रख दिया। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर रोस्टर फॉर्म का मीनिंग था, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपके सामने जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, अगर आपने उन एलिमेंट को अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, तो ये आपके सामने रोस्टर फॉर्म का मीनिंग हो जाएगा। ये आपको समझ आया? इसको उतार लिया होगा सब लोगों ने। हाँ, आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे। देखिए, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना सेकंड फॉर्म स्टार्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये वाला सेकंड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा देखिए, इसके नाम में ही इसका मीनिंग लिखा हुआ है, कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब जो सेट को बिल्ड कर दे, आप उस तरीके से लिखो। सेट को बिल्ड करने का मतलब आप कुछ ना कुछ इस तरीके से लिखोगे ताकि वो सेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी मेथड भी लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी मेथड लिखे होने का मतलब है कि आप क्या करोगे, उस चीज की प्रॉपर्टी बना के लिखोगे। ये आपको समझ आया? तो जब आप किसी चीज की प्रॉपर्टी बना के लिखोगे, इसका मतलब आप उसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हो। यहां पर आप लिख भी सकते हो कि आप उस चीज को जनरल फॉर्म में लिख रहे हो। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि आप यहां पर नेचुरल नंबर का कलेक्शन करिए, और नेचुरल नंबर का कलेक्शन 3 से छोटा होना चाहिए या फिर 4 से छोटा होना चाहिए। तो आपको नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 4 से छोटे हो, तो इसका मतलब आपको या तो 1 लेना है, या तो 2 लेना है, या तो 3 लेना है। ये आपको समझ आया? क्योंकि 4 से छोटे नेचुरल नंबर 3 ही एग्जिस्ट करते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3। ये आपको समझ आया? अब देखिए कैसे लिखोगे। मान लीजिए आपके सामने जब जो भी आप सेट लिखोगे उससे पहले तो कोई ना कोई नाम दे दोगे, तो मैंने ए नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, मेरे को क्या करना है, जनरल फॉर्म में जो भी लिखना है वहां पर ये तीनों के तीनों एलिमेंट आ जाने चाहिए। इसका मतलब मैं जो भी यहां पर लिखूंगा वहां पर 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है जो कि 4 से छोटा हो। तो यहाँ पर 4 से छोटे नेचुरल नंबर जो है वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा या तो 3 होगा। तो इसका मतलब 1 जो है वो यहाँ पर भी आना चाहिए, 2 जो है वो यहाँ पर भी आना चाहिए और 3 जो है वो यहाँ पर भी आना चाहिए। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए,
अब मैं 1 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, तो फिर रोस्टर फॉर्म में और प्रॉपर्टी फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस रह जाएगा। मेरे को यहाँ पर जनरल मेथड क्रिएट करना है, तो जनरल मेथड क्रिएट करने का मतलब मैं कुछ ऐसा चीज लिखूंगा ताकि ये सारे के सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली वहां पर बिलोंग कर जाए, ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाए। अब देखिए कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे नंबर आ रहे होते तो हर नंबर लिखने से अच्छा मैं क्या करता, उनको कोई ना कोई एक नाम दे देता। नाम देने का मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैं 1 2 3 ये अलग अलग बात ना करके मैं एक ही वर्ड से इन्हें डेनोट करूंगा। और मैथमेटिक्स में सबसे फेवरेट वर्ड जो होता है वो होता है एक्स। ये आपको समझ आया? तो मैं क्या करूंगा, अपने एक्स वर्ड से इन्हें डेनोट करूंगा, जहां पर x का मतलब होता है आपके सामने x यहाँ पर 1 भी हो सकता है, वो x यहाँ पर 2 भी हो सकता है, और वो x यहाँ पर 3 भी हो सकता है। ये आपको समझ आया? उसके बाद ये एक डॉट आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए। ये डबल डॉट का मीनिंग होता है सच दैट, शायद आप लोगों ने 10th में सुना हो, शायद, मुझे नहीं पता। डबल डॉट का मीनिंग होता है सच दैट का मतलब होता है जहां पर, सच दैट का मतलब होता है जहां पर। देखिए सच दैट का मतलब जहां पर, उसको कैसे डिनोट करा जाता है, डबल डॉट से। तो x सच दैट x जो है वो कहां बिलोंग करेगा। देखिए आपके ने लिख दिया x का मतलब 1 2 3, वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये 1 2 3 कहां से आया है, ये नेचुरल नंबर से आया है। तो आप लिखोगे x सच दैट x जो है वो बिलोंग कहां करेगा, नेचुरल नंबर में, क्योंकि x कहां से आया है, वो नेचुरल नंबर से आया है। और x की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपके पास नेचुरल नंबर 4 से छोटा होना चाहिए, तो फिर कॉमा लगा दीजिए। उसके अलावा कुछ और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपके सामने x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। क्या आपको समझ आया? या फिर आप ये भी बोल सकते थे कि 3 के बराबर हो या फिर 3 से छोटा हो। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 के या तो बराबर या तो 3 से छोटा, या तो ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिख दो कि आपके सामने वो नेचुरल नंबर 4 से छोटा हो, क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर 3 से शुरू होता है। ये आपको समझ आया? तो 1 2 3 आपके पास 3 ही नंबर होते हैं जो कि 4 से छोटे हो। ये आपको समझ आया? उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और बात करूंगा, जैसे ये -3, -2, -1, 0 1 और 1 2 3, मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं। अब यहाँ पर आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये कहां से आया है। ये एक इंटीजर है, इंटीजर जो है -3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पर आके फिनिश हो रहा है। तो अब ये सारे के सारे एलिमेंट लिखने से अच्छा है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा। मैंने नाम दे दिया यहाँ पर b इज इक्वल टू, ये b आपके पास यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर वर्ड लिखूंगा वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इन सब से अच्छा मैंने एक उसका नाम दे दिया x। ये आपको समझ आया? सच दैट जहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये कहां से आई है क्वांटिटी, ये इंटीजर से आया है। इसका मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। ये आपको समझ आया? कॉमा जहां पर, अब देखिए इंटीजर की भी कंडीशन है, क्योंकि इंटीजर तो -∞ से स्टार्ट होके इनफिनाइट तक जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो आप लिख दो x जो है वो -3 के बराबर है और बड़ा है, या फिर 3 के बराबर है या फिर 3 से छोटा है। ये आपको समझ आया? तो ये आपके सामने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड का कंडीशन है, जो कि x, आपको x लिखना है b में, जहां पर x कहां से आएगा, इंटीजर से आएगा, जहां पर x बिलोंग कहां से कहां तक कर रहा है, -3 से 3 तक। तो एक इंटीजर जो कि -3 से शुरू होकर -3 पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो -3 भी हो सकता है, वो -2 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, और वो 3 भी हो सकता है। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर इसकी कुछ कंडीशन थी। तो ये यहां पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये समझ आया? एक लास्ट टॉपिक और बचा है, फिर उसके बाद अपना हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। हम लोग 1.1 को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। देखिए तरीका क्या है यहाँ पे। आपके सामने मान लीजिए सेट में कोई भी डाटा लिखा हुआ है। अच्छा, सेट में सबसे पहले का मतलब क्या होता है कि हम लोग सेट में
कलेक्शन करते हैं। तो सेट में हम लोग जब कलेक्शन कर रहे हैं तो कलेक्शन करने का मतलब आप जब किसी भी चीज का कलेक्शन करते हो तो आप उसको दो बार नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में 3 अलग अलग बॉल है, एक रेड कलर की बॉल है, एक ब्लू कलर की बॉल है और एक व्हाइट कलर की बॉल है। तो जब आपके सामने रेड, ब्लू और व्हाइट कलर की बॉल है तो आपको क्या करना है, इनका कलेक्शन करना है। मतलब यहां से इस बॉक्स से ये तीनों बॉलें बाहर निकालनी है। तो बाहर निकालने के लिए हो सकता है कि आप यहां पर मान लीजिए पहले आपने रेड निकाल लिया, तो रेड निकाल लिया, ठीक है। अब अगली बार आप रेड नहीं निकाल सकते क्योंकि रेड तो आपके सामने बाहर आ गया ना। तो जब रेड आपके सामने मान लीजिए बाहर आ गया तो आप अगली बार क्या निकालोगे, अगली बार अंदर कुछ बचा ही नहीं। हो सकता है मान लीजिए अगर 2 बॉल हो, 2 अलग अलग रेड बॉल हो, तो आपको पहले देख लीजिए कंडीशन में क्या 2 बॉल का कलेक्शन करना है, 1 बॉल का कलेक्शन करना है, कैसा कलेक्शन करना है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेट के अंदर कोई भी डाटा रिपीट नहीं होता। देखिए यहां पर मान लीजिए आपने रेड बॉल पहले निकाल ली होगी, तो अगली बार आपके पास रेड बॉल दोबारा आप नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर सामने वाले बंदे ने बोला है कि आपको एक एक बॉल का कलेक्शन करना है, एक रेड बॉल आनी चाहिए, एक व्हाइट बॉल आनी चाहिए, एक ब्लू बॉल आनी चाहिए, तो आप यहां पर 2 से ज्यादा बॉल का कलेक्शन नहीं कर सकते। सॉरी, 1 से ज्यादा बॉल का कलेक्शन नहीं कर सकते। आप एक ही रेड पिक करोगे, एक ही ब्लू पिक करोगे और एक ही व्हाइट पिक करोगे। ये आपको समझ आया। तो कंडीशन ये होती है कि सेट के अंदर नो एलिमेंट कोई भी डाटा रिपीट नहीं होता। ये आपको समझ आया। आपके सामने जो भी सेट लिखा हुआ है उस सेट में कोई भी डाटा रिपीट नहीं होगा। ये आपको समझ आया। उसके बाद सेकंड चीज यहां पर ये आती है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है। किसी भी तरीके से लिखे होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने रेड निकाला, क्या कंडीशन है कि पहले रेड निकलेगा। हो सकता है पहले ब्लू निकल जाए, प्रोबेबिलिटी तो आपने पढ़ी हुई है। हो सकता है पहले व्हाइट निकल जाए, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। लेकिन इस बॉक्स में टोटल 3 बॉल है और तीनों की तीनों निकलेंगी। तो हो सकता है पहले ब्लू निकल जाए, हो सकता है पहले व्हाइट निकल जाए, हो सकता है पहले रेड निकल जाए, हो सकता है पहले व्हाइट निकल जाए, रेड निकल जाए, ब्लू निकल जाए, फिर व्हाइट, ब्लू, रेड। आपके सामने ये बॉल किसी भी तरीके से निकल सकती है। तो समझाने का मीनिंग ये है कि सेट के अंदर लिखे हुए डाटा आगे पीछे रिपीट हो सकते हैं क्योंकि आपको क्या करना है, उन चीज का बस कलेक्शन करना है। अब चाहे आप कैसे भी कलेक्शन करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इस बॉक्स से बॉल निकालनी है तो आप पहले रेड निकालो, फिर ब्लू निकालो, फिर व्हाइट निकालो, या तो पहले व्हाइट निकालो, फिर ब्लू निकालो, फिर रेड निकालो, या तो पहले रेड निकालो, फिर व्हाइट निकालो, फिर ब्लू निकाल लो। तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने 3 बॉल निकालनी थी और ये तीनों के तीनों बॉल आप निकाल रहे हो। अब उसको आप किस तरीके से निकालोगे, किस अरेंजमेंट से निकालोगे, समझ रहे हो ना कि पहले कौन सी निकालो, पहले कौन सी निकालो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि आपको कंक्लूजन में सिर्फ उन बॉल का कलेक्शन चाहिए और आपने कलेक्शन उसे दे दिया। अब आप कलेक्शन किस तरीके से देते हो, किस अरेंजमेंट में देते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि अरेंजमेंट इज, या फिर ये लिख सकते हो कि उनके समझ लो, बस लिखने क्या मैं इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, उनको समझ लो कि बस एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर सेट थ्योरी का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बिलोंग्स टू का मतलब पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बेसिक सी मीनिंग थी उन्हें पढ़ा। तो ये यहाँ पर हमारा सेट का इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में मिलेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, फीडबैक दो, जैसा भी होगा फीडबैक दो, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है फीडबैक दो, गलतियां बताओ क्या और सुधारनी चाहिए। उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और बाकी चलिए अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।